अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आज हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ईरान में इंटर हुए और कैसे हम ईरान में दाखिल हुए। ईरान से में इंटर होते वक्त जब हम लोग पहाड़ी उतर रहे थे तो उसमें हमारे साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया। वो क्या हुआ? और फिर जब हम लोग नीचे ईरान में उतरे तो ईरान में उतरने के बाद हम लोग कैसे गाड़ी में बैठे, वहाँ पे हमारे साथ क्या कौन से मसले मसाइल पेश आए, और फिर हमने पहली रात कौन सी जगह पे गुजारी, दूसरी रात हम लोग कहाँ पहुँचे, और आगे फिर हमारे साथ क्या हुआ, ये सारी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आज ये मेरी तीसरी एपिसोड है। तो इस तरह इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ना मैं सारी एपिसोड में बताऊंगा, लफ्ज़ बाई लफ्ज़ सारी कहानी में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो भी अपनी राय हो, अगर कोई इसमें बेहतरी करनी है, वीडियो को अच्छे तरीके से कैसे करना है, कैसे बनाना है, तो अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। तो अभी शुरू करते हैं। हम लोग सोए हुए थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब अफ़गानी आ गए, तो जब अफ़गानी आ गए तो मेरे डैंकर ने बोला कि उठ जाओ, अभी चलना है। हम लोग उठ कर वहाँ से निकले, चलना शुरू हुए। तो वहाँ से ना एक पहाड़ी थी, इतनी बड़ी पहाड़ी तो नहीं थी, हर छोटी पहाड़ी जो माशकेल वाली पहाड़ियाँ हैं वो अभी आगे माशकेल वाली पहाड़ी शुरू होने वाली है। अभी हम लोग माशकेल में इंटर नहीं हुए। तो जैसे हम लोग उस पहाड़ी पे चढ़े ना, पहाड़ी पे चढ़ के तो आगे नीचे उतरे तो नीचे एक पानी वाला चश्मा आ रहा था ना, नाला। तो उस पानी वाले नाले की तरफ ना हमने चलना शुरू किया, नाले में उतर गए। तो नाले में चलना शुरू किया, साथ में पहाड़ियाँ, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, 10,000 12,000 फुट तो नॉर्मल बुलंदी उनकी होगी। तो उनके नीचे दोनों तरफ पे पहाड़ियाँ हैं, दरमियान में छोटा सा नाला आ रहा है। यानी दरिया बहुत बहुत बड़ा होता है ना, जिस तरह नहर होती है ना पंजाब में, ये नहर की जाना जितना था साइज नहर के बराबर ही होगा। तो उसमें हम लोग उतर रहे हैं। वो कभी इस तरह ना बल खाता खाता जा रहा है, कभी इस तरह मोड़ आता है, कभी इस तरह मोड़ आता है, कभी पत्थर आते हैं, कभी ऐसे कहीं से छलांग लगानी पड़ती है, क्रॉस करना पड़ता है, कहीं से बीच में से चल के क्या क्रॉस करना पड़ता है। तो हम लोग इसी तरह चलते 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 रहे। तकरीबन 4 बजे तक तो हम लोग निकले थे उधर से ना, तक 4 का टाइम था, 3:30 4 का। अगस्त का महीना था, जल्दी ही आपको पता है कि सुबह हो जाती है। अभी हल्का हल्का अंधेरा था जब हम लोग वहाँ से निकले थे। तो चलते रहे, तकरीबन 1 बजे तक हमने सफ़र किया वहाँ पे। तो काफ़ी जैम हो गया था, तकरीबन आधा दिन तो गुजर गया। 1 बजे तक हमने उस नाले में सफ़र किया। तो एक जगह पे फिर जहाँ से हमने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था ना, उस जगह पे हम लोग पहुँचे। सफ़र करने के बाद वहाँ पे हमारा टैंकर पहुंचा हुआ था। पहले उसने उधर रेस्ट किए, बोला कि इधर बैठ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। हमने थोड़ी देर रेस्ट की, उधर से पानी पिया, ड्राई फ्रूट जो हम लोग साथ में लेके गए थे कुछ खाया पिया। उसके बाद हम लोग फिर पहाड़ी की तरफ चलना शुरू हुए। उधर से जो ऊपर पहाड़ी चढ़ने वाली थी ना, उस पर छोटे छोटे कंकर हैं, पत्थर हैं। तो पहाड़ी पे सब्ज़ा तो कोई नहीं है, सारा रेगिस्तान एरिया है, क्योंकि वो भी ईरान जो है वो बॉर्डर है इसके साथ, कोयटा के साथ है। तो कोयटा में जैसे रेगिस्तान है तो उसी तरह उधर भी रेगिस्तान है। अभी छोटे छोटे पत्थर हैं, उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। छोटी जिस तरह बजरी होती है ना, इस तरह के पत्थर हैं, वो स्लिप होते हैं। और पहाड़ी बिल्कुल इस तरह खड़ी है जिसमें हम लोग चढ़ के जा रहे हैं। तो खैर हमने चढ़ना शुरू किया आस्ता आस्ता, बीच में कभी रुकते हैं, कभी बैठते हैं, कभी चढ़ते हैं। तो चढ़ते रहे इसी तरह। 200-300 बंदा अभी चढ़ के जा रहा है ऊपर। कोई स्लिप हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ रहा है। जो अपने अपने दोस्त होते थे ना, जो जैसे मैं और इरफान थे हम दोनों, तो इस तरह जो भी दोस्त थे ना आपस में, तो एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे को सहारा दे के, पानी दे के, तो इस तरह ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। हम लोग तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे तो हम लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ के पहुंचे। जब हम लोग पहाड़ी पे पहुंच गए तो अभी दूसरी साइड पे ईरान का बॉर्डर था। तो मैंने सोचा कि अभी से ना ऊपर चढ़ के तो देखते हैं दूसरी साइड पे कैसा इलाका है। एक एक्साइटमेंट थी कि दूसरी तरफ इलाका कैसा होगा। हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं अभी, वहाँ पे आबादी होगी नहीं होगी नीचे। हमने तो ये सोचा था कि साथ में रोड होगी तो उधर से गाड़ियाँ में उठा लेंगे, लेकिन रैंकर ने हमें सामने नहीं जाने दिया। बोल रहा है कि नीचे पुलिस है, तो जब तक रोड क्लियर नहीं होती है तब तक आपने सामने नहीं आना है, पीछे ही बैठो। हम लोग पहाड़ी की दूसरी तरफ ही बैठ गए। तो जब उसे आगे से सिग्नल मिला ना कि अभी बंदे नीचे उतार लो, 2 घंटे तकरीबन हमने उधर इंतज़ार किया। तो उसके बाद उसने फिर उधर से हमें पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया। हम लोग पहाड़ी पे चढ़ गए। तो पहाड़ी पे चढ़ने के बाद देखा तो दूसरी तरफ प्लेन ज़मीन है, नीचे है तो रेगिस्तान है लेकिन प्लेन है, पहाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। पहाड़ी वही थी, वो माशकेल वाली पहाड़ी जो हमने सारा दिन सफ़र किया था। तो उस पहाड़ी से हम लोग नीचे उतरना शुरू हुए। तो हमारे साथ अफ़गानी थे। तो अफ़गानी जिसामत में भी हल्के थे और उसमें जो है ना वो उम्र में भी छोटे थे। तो एक वो पता नहीं थे भी पहाड़ों वाले, वो इतनी जल्दी से उतर रहे हैं ना। पहाड़ी उसी तरह की है, बिल्कुल खड़ी उतराई है जैसे हम लोग चढ़ के गए थे। छोटे छोटे कंकर बजरी पत्थर उसी तरह के हैं। और चट्टाने, बीच में कोई भी दरख्त नहीं है, कोई सब्जा नहीं है, कोई झाड़ी भी नहीं है छोटी ना। जब आप नीचे उतर रहे हो तो आप किसी को पकड़ के उतरेंगे। तो जब वो नीचे उतर रहे हैं ना, तो इतनी स्पीड से जा रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी थे ना, इन लोगों ने को भी दिल किया, इनका भी किया यार हम भी इसी तरह स्पीड से उतरते हैं। तो मैंने इनको मना किया, मैंने कहा भाई आप ऐसे नहीं उतरो, ये उतराई है खड़ी बिल्कुल,
तो अगर किसी का पाँव ज़रा सा भी स्लिप हो गया ना, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके जिस्म पे, तो आप नीचे जाओगे। नीचे इतनी गहरी खाई है, कम से कम हम 10,000 से नीचे उतर रहे हैं, 10,000 फुट बुलंदी से। तो खैर वो आराम से उतर रहे थे। एक लड़का बीच में ना, वो बारिश समझ का था, वो भी मुझसे भी बारिश समझ का था। तो वो भी नीचे उतरना शुरू हुआ, तो वो भी उसी तरह अफगानियों के साथ ना थोड़ा जल्दी जल्दी उतरना शुरू हुआ। तो जल्दी करते करते ना उसका स्पीड तेज़ हो गई। स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। तो कंट्रोल नहीं रहा, तो एक जगह पे वो गिर गया। मैंने ऊपर से जब उसका कंट्रोल आउट हुआ है ना, तो मैंने लड़कों को आवाज़ लगा कि यार इसको पकड़ो, इसको रोको। मैंने उसको भी बोला भाई रुक जा, स्पीड से नहीं आ। और उन लड़कों को भी बोला यार इसको रोको, लेकिन वो रुका नहीं है। तो क्योंकि उसका कंट्रोल ही आउट हो गया, अभी लड़का कोई आगे आ नहीं रहा है कि कोई उसको हाथ रखता है तो वो साथ वो भी जाता है। तो वो नीचे ना स्पीड लग गई है उसकी। एक बार वो गिरा है, तो फिर थोड़ा सा स्पीड उसकी स्लो हुई है, लेकिन गिरने के बाद फिर खड़ा हो गया, उसी स्पीड में फिर आगे चलना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो गया ना, इस तरह भागना। तो आगे गया, तो आगे दरमियान में एक पत्थर था, बहुत बड़ी चट्टान थी। वो इस तरह खड़ा पत्थर था, ऐसे स्लोप में ना, ऐसे करके। तो वो उसके साथ ना जोर से लगा जाके। तो अभी अल्लाह पाक ने उसको बचाया कि अगर उसका सर लग जाता, मुंह लग जाता, तो तब भी वो नहीं बचता था। अगर उसकी टांगें लग जाती तो टूट जाती। तो ऐसे पत्थर था, तो वो सीधा जाके ना इस तरह लगा, उसकी चेस्ट लगी है ये जगह पे। उसके जो है वो ये मुंह भी बच गया, चेस्ट लगी है, तो इसकी वजह से ना अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया। तो जैसे वो चेस्ट लगी है उसकी, तो वो उधर उसके साथ लगा के गिरा है। फिर हम लोग भाग के गए, जाके उसको पानी दिया है, उठाया है, पूछा है मैंने क्या कि बच गए हो? बोलता है बच गया, बच गया हूँ। मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह पाक का, बच गया। मैंने कहा यार कैसे तू जा रहा है? तुझे पता है कि तेरा जिसामत भारी है और तू यहाँ से गिर ही जाएगा। अगर यहाँ से तू गिर जाएगा तो कौन तुझे उठाएगा? कहता है यार बस मैं उधर से नीचे उतरा, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि जल्दी उतरता हूँ, तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं है, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा खुद पे। तो मैंने उस पहाड़ी के चट्टान के साथ से खड़े होकर देखा, तो नीचे बहुत गहरी खाई थी। तो उसके एक साइड से छोटा सा एक रास्ता था जिससे हम लोग उतर रहे थे, वो भी रास्ता भी बहुत खड़ा खड़ा रास्ता था, सीधा। तो मैंने देखा कि अगर वो यहाँ से नीचे जाता ना, तो बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, वो तो बचता भी ना। तो वो तो जाता, बाद में कोई उसको देखने के लिए भी ना जाता कि वो बेचारा पानी भी पी रहा है, उसका सांस निकल गया, क्या हो गया, उसको लग गई है, कुछ भी नहीं, कोई देखने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। तो ऐसा ही होता है कि जब गेम में आप लोग ना टैंकी में जाते हैं ना, हम लोग आते आए हैं, जब भी जो भी लोग जाते हैं, तो जो इधर से इस तरह गिर गया ना, कोई चला गया खाई में गिर गया, या कोई पहाड़ी से गिर गया, या कोई पानी में, नहर में, समुद्र में डूब गया, तो ये जेंट लोग पीछे नहीं बताते हैं। जेंट लोग यही बताते हैं कि यार फलाने एरिया में था, उससे राब्ता नहीं हो रहा है, हमसे अलग हो गया था, उससे राब्ता नहीं हो रहा है, या पुलिस ने पकड़ लिया था, हमें कोई पता नहीं है। तो बंदे पीछे पाकिस्तान में ना 10-10 साल, 20-20 साल तक इंतजार करते रहते कि यार हमारा बेटा गया था, हमारा भाई गया था नेकी पे, तो उसका पता नहीं है अभी वो किधर है, लेकिन बंदा अल्लाह के वाले हो जाता है उसी सफ़र में ही। इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सफ़र है। तो फिर उसको हमने साथ में उतारा। मैंने कहा यार अभी आराम से चलो, तो आराम से हौसले से नीचे उतरते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है। थोड़ा सा सांस उसको, या उसने सांस लिया, थोड़ा सा स्लो हुआ, तो फिर चलना शुरू हुआ। फिर हम लोग नीचे उतरते, नीचे उतरते वक्त ना इतनी मुश्किल खाई थी ना, जिसमें हम लोग उतर के नीचे जा रहे थे सफ़र में, बहुत मुश्किल से एक एक पाँव फूंक फूंक के रख रहे थे कि अगर एक पाँव भी स्लिप हो गया ना तो बंदा गया। बड़ी मुश्किल से हम लोग नीचे उतरे। नीचे जब पहुंच गए, तो आगे ईरानी आए हुए थे ना, ईरानी हमारे लिए लेके आए थे, कोई जूस लेके आया हुआ था, कोई पानी शानी ठंडा लेके आए थे। वो पैसे का लेके बेचते हैं, देते पैसों का है, लेकिन हम क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से नीचे उतरते हैं, पैसे हम लोग लेके आए हुए होते हैं सारे, तो उधर से फिर उनसे खरीदते हैं। तो वो पाकिस्तानी करेंसी में भी दे देते थे, ईरानी करेंसी में भी देते थे। हम लोग जब नीचे उतरे, तो उनसे हमने कहा कि चलो कुछ पानी पीते हैं। तो हमसे अफगानी पहले उतर गए, क्योंकि वो पहाड़ी में इतनी स्पीड से उतर रहे थे। तो वो अफगानी थे भी, कोई 150-200 बंदा अफगानी था, 150-200 पाकिस्तानी था। तो अफगानी पहले उतर गए, तो वो इतने बंदे थे कि वो जो जितना भी सामान लेके आए हुए थे ना नीचे से, वो सारा उन लोगों ने उनसे ले लिया। हम जब पहुंचे, तो उनके पास कुछ भी ना बचा, ठंडा पानी भी ना बचा, कोई जूस, कोई खाने वाली चीज़, कुछ भी ना बचा। तो ऊपर से ना वो एजेंट आगे बोलता है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आगे पुलिस आ रही है, तो इधर से निकलते हैं इस जगह पे, ये जगह सेफ नहीं है। हम लोग उधर से निकलना शुरू हुए। जब आगे नीचे थोड़ा सा उतरे, तो आगे से मोटरसाइकिलों वाले आगे बोलते हैं कि हज़ार हज़ार एक बंदे का दो। तो हम लोग दो बंदों को लेके जाते हैं। तो हमने बोला है कि नहीं, हज़ार नहीं देते हैं। मैंने, इरफान बोलता है कि क्या करें, मैंने कहा नहीं चलते हैं इसी तरह ना, हज़ार बहुत ज़्यादा है, तो इसको दे देंगे तो आगे रास्ते में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। तो उसने कहा चलो ठीक है। हम लोग थोड़ा नीचे उतर के, आधा सफ़र हमने तय किया, जहाँ पे गाड़ियों ने हमें उठाना था, जहाँ से आधा सफ़र तय करने के बाद भी ना हम लोग थक गए। हम जब थक गए ना, तो मैंने इरफान से बोला यार अभी थक गए, तो कुछ बात करते हैं इससे। कहता चलो बात करो। बात की उसने, उसको मैंने बताया कि यार कितने पैसे लेगा। कहता नहीं, हज़ार हज़ार। मैंने कहा आधा सफ़र तो हम करके आ गए, तो हज़ार हज़ार नहीं, 500-500 तुझे देते हैं पाकिस्तानी, तो हमें लेके चला जा। कहता चलो ठीक है, आप 500-500 दे दो। हज़ार उसको दिया, तो वो उधर से उसने उठाया हमें मोटरसाइकिल पे और सीधा आके उस जगह पे छोड़ दिया जिस जगह पे गाड़ियाँ आनी थी।
उस जगह पे अभी हम लोग पहुंच गए, तो उधर से गाड़ियां आ गई हैं। जो हमारा एजेंट था उसका नाम जो हमें उसने बताया था वो उसका और था, जो ईरान में उसका नाम था वो उसका और था। अभी मैं जाता हूँ, जो गाड़ी आती है वो सारे एजेंटों के नाम पुकारता है कि फलां एजेंट के इतने बंदे, फलां एजेंट के इतने बंदे, आज जो गाड़ी में वही डाले हैं जो कोयटा में हमारे मिले थे, उसी तरह के डाले हैं ईरानियों के पास भी, तो आज वो बैठ जाओ उसमें। अभी वो बंदे बैठ रहे हैं तो हमारे एजेंट का पता ही नहीं है। मैं इन्हें जाके उससे पूछा, मैंने कहा यार हमारा एजेंट का पता नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं आई है। तो कहता है नहीं आपका कौन सा एजेंट है। मैंने उसका नाम बताया, तो कहता है यार इसका तो नाम का तो बंदा ही नहीं है हमारे हमारे पास, पता नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमने कहा चलो ठीक हो गया। करते करते ना वो सारे बंदे जाने लगे, कुछ थोड़े से बंदे रह गए। तो इरफान मुझे पूछता है, कहता है यार ये कौन सा एजेंट है। मैंने कहा फलाना एजेंट है। तो कहता है तू नहीं बात किया। बात ही असल मैंने ही की थी, क्योंकि बड़ा मैं था तो सारी बात मैंने की थी कि कैसे जाना है। एजेंट के साथ भी रब्ता मेरा ही था, सारा कुछ आगे रास्ते वाली जिम्मेदारी भी सारी मेरी थी, वो सिर्फ मेरे साथ आया था। तो मुझे कहता तो गुस्सा हो गया मेरे साथ। मुझे कहता है कि यार तुझे पता भी है कि एजेंट का तो नाम तो कम से कम पूछ लेना, उससे ये तो पूछ लेना कि ईरान में क्या है। अभी ईरान में हमारे पास सिम नहीं है, हम उससे रब्ता नहीं कर सकते। इधर से ये लोग सारे बंदों को लेके जा रहे हैं। अब भी अगर हमें ये यहाँ से नहीं लेके जाते, हमारा कोई एजेंट का पता नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। हम लोग किर्गिस्तान में बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ क्या होगा। तो मैंने कहा चलो हौसला रखो, अभी कुछ होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी मुझे भी परेशानी बन गई है, वो तो उसकी बात भी जायज़ थी, क्योंकि ये तो गलत था ना कि मुझे पता तो होना चाहिए था कि हमें कि उसका नाम क्या है। तो मैंने ये सोचा कि यही नाम है जो नाम उसके हमें बताया हुआ है। मुझे नहीं पता था कि यार उसका नाम तो कुछ और है। उसका गुस्सा भी जायज़ था, और मैं खुद भी परेशान हो गया कि मैंने कहा कि अभी क्या करूं यार, कैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, हम लोग तो इधर फंस गए। फिर करते करते ना आखिरी गाड़ी आ गई। जब आखिरी गाड़ी आई ना, तो मैंने कहा अभी तो बस हो गई, अभी से आगे तो गुंजाइश नहीं है। मैं उसके पास चला गया, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हमारा ये एजेंट है तो हमने जाना है। कहता है कि आपने किधर जाना है, आपका एजेंट का नाम तो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा मेहरबानी करो, हम दो ही बंदे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो हमें गाड़ी में बैठा के ले चलो जहाँ पे आप बंदों को लेके जा रहे हो, तो उस जगह पे हम लोग फिर बात कर लेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। उसने मेहरबानी की हमारे साथ, कि ना हमें गाड़ी में बैठा लिया। हम लोग गाड़ी में बैठ के उस जगह पे पहुंचे जिस जगह पे वो बंदू को सारों को छोड़ रहा था। उधर हम गए तो उधर वो एक बड़ा एजेंट था जो सारा कंट्रोल कर रहा था ना, जिसके पास सारा कंट्रोल था। वो आ गया, वो पूछ रहा है किस एजेंट के हो, किस एजेंट के। जब मैंने उसको बताया ना हम लोग फलां एजेंट के, तो फिर उसने बोला यार उसका नाम, वो अफगानी तो नहीं है, वो अफगानी था एजेंट हमारा, वो मेरे पर में काम करता था ना, तो इसलिए उधर से फिर अफगानिस्तान आ गया था। लेकिन उसके साथ रब्ता था, वो काम भी ये करता था एजेंटी वाला भी। तो मैंने कहा यार हाँ वही अफ़गानी है। तो उसने कहा उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम इधर ये और है, तो आपने अभी ये नाम बताना है। मैंने कहा शुक्र है, चलो नाम तो पता चला। फिर उसने हमें खाने के लिए दही दिया, और उसके साथ ना वो रोटी दी। ईरान में एक रोटी मिलती है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं होती है, वो इसी तरह होती है जिस तरह पाकिस्तान में गंदम की रोटी होती है, लेकिन वो सख्त होती है। और उसको पानी के साथ नरम करके ना, पहले उसमें पानी के इसका छिड़काव करते हैं पानी का, उसके बाद फिर वो खाने के काबिल होती है। तो उन लोगों ने हमें दी। हमने उधर से खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर एक टैक्सी आ गई। टैक्सी में उन लोगों ने हमको बैठाया, 5 बंदे 6 बंदों को। 3 बंदे पीछे, 2 बंदे पीछे डिग्गी में, 3 बंदे पीछे सीट पे, और एक बंदा जो है वो आगे फ्रंट पे। तो 6 बंदे उस लोगों ने हमें टैक्सी में बैठा लिया, और टैक्सी वहाँ से रवाना हो गई। पहले पॉइंट से टैक्सी रवाना हुई, आगे गए तो तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद ना उसने फिर एक घर के साथ उतार दिया ज़मीनों में ना, इस तरह रोड के साथ ना, थोड़ी लिंक रोड पे ले गया। मेन रोड से लिंक रोड पे जाके एक घर था, घर के पीछे उसने उतार दिया। तो बोलता है रात इधर गुजारो, इधर से सुबह निकलेंगे। हम लोग इसी तरह ज़मीन पे लेट गए ना, कुछ चीज़ नहीं है हमारे पास ना, सिर्फ एक एक चादर है बस। वो हमने चादर निकाली, बैग अपना सर के नीचे रखा, तो इस तरह ज़मीन पे लेटे रात अभी उधर गुजारी है। पानी जो थोड़ा थोड़ा पास है वो जो है वो पिया है। उधर हमसे ये गलती हुई कि हमने ईरान की सिम नहीं ली। अगर हम उधर ईरान से की सिम ले लेते ना, तो हमारा कम से कम रब्ता तो होता। तो मैंने सोचा, क्योंकि जेट ने बोला था 3-4 दिन में आपने ईरान पार कर जाना, तुर्की में आपका टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि अभी 3-4 दिन की बात है, तो हम लोग इधर से सिम किस लिए ले लें। तो इधर ऐसे पैसे लेंगे, क्योंकि वो पैसे भी बहुत ले रहे थे ना, पाकिस्तानी तकरीबन 3-4 हज़ार की सिम हमें दे रहे थे। तो मैंने कहा अगर इतने पैसे इधर से ले लेंगे तो दे देंगे, और सिम ले लेंगे, तो फिर आगे हमने जब तुर्की की सिम लेनी है तो उधर भी मसला बनेगा। फिर बीच में रास्ते में जो है वो हमें खाने पीने के लिए भी मसला बनेगा। तो इधर से तो 2-3 दिन में ईरान पार हो जाएगा, तो इसलिए पैसे नहीं लेते। ईरान जितना छोटा लगता है ना, इतना छोटा है नहीं। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, और मैं इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मुल्क है। तो हम लोग तो इसी तरह आ रहे थे कि ये 2-3 दिन में पार हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन में नहीं, वो तो बहुत से दिन लग गए हमें ईरान में। खैर हमने सिम नहीं ली थी, इसलिए हमारा राब्ता उधर से नहीं हुआ। बस दूसरे के लड़के से जो है वो नेट कनेक्ट करके ना, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, तो उसको घर में बता दिया कि यार बांझों को कि हम लोग इस जगह पे पहुंच गए हैं, अभी सेफ़ है, अल्लाह खैर करे, तो नेक्स्ट जो है ना वो आगे तैयारी करेंगे सुबह। जब सुबह हो गई ना, तो हल्की हल्की रोशनी हुई, अभी अंधेरा ही था। तो वो बंदा आ गया टैक्सी वाला, कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो, तो अभी हम लोग चलते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। हमने बैग उठाए, गाड़ी में बैठे,
उधर फिर उसी तरह 2 डिग्गी में 3 पीछे सीट पे, एक आगे फ्रंट पे, हम लोग बैठ के गाड़ी पे। अभी एक रोड पे ले गया तो आगे से पता चला कि इधर पुलिस है, घुमा ली गाड़ी, दूसरी रोड पे ले गया, दूसरी रोड पे, तीसरी रोड पे, इसी तरह करते करते कभी घुमा ले कभी चलते। 2 और ढाई घंटे सफ़र करने के बाद फिर हम लोग एक घर में पहुंचे। उधर उन लोगों ने इसी तरह ने एक गाँव में छोटा सा बनाया हुआ था, डेरा बनाया हुआ था। उस डेरे पे हम लोग पहुंचे तो उधर उन लोगों ने बैठा दिया। उधर एक वाशरूम था खैर, तो वो हमने वाशरूम यूज़ किया, थोड़ा सा जो है वो मुंह धुलाई किया। मुंह हमारा मिट्टी मिट्टी हुआ है, सारा रेगिस्तान वाली मिट्टी वो सारे। फिर आगे ईरान में भी उसी तरह का सफ़र है, उसमें भी वो मिट्टी सारी लगी हुई है। तो हम लोगों ने मुंह शुद्ध धुलाई किया। उधर उन लोगों ने हमें खाना दिया। फिर ईरान में खाना देते रहे, वो एजेंटों के पैसों से देते थे ईरान से। अब पानी हम अपने पैसों से लेते थे और खाना वो एजेंट के पैसे से हमें देते थे। उन्होंने फिर वही हमें थोड़ा सा दही दिया और खुशक रोटी दी, तो हमने वो खाया। खाने के बाद पानी मैंने हमने पैसों से लिया, पानी लिया। पानी पीने के बाद फिर तकरीबन 2 घंटे उधर रेस्ट की। उसके बाद फिर गाड़ी आ गई, चलो भाई नाम आ गया फलाने बंदू का, क्योंकि अभी हमें नाम पता चल गया था ईरान में एजेंट अपने का। तो फिर उसका नाम आ जाता, हम चले जाते, चलो जी अभी हम ही हैं। उधर से हम लोग फिर सफ़र पे रवाना हुए। फिर उसी तरह डिग्गी में, उसी टैक्सी में, बल्कि उस टैक्सी में नहीं, फिर वो टैक्सी चेंज होगी। उनका एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक एक बंदा लेके आता है ना, वो फिर पीछे चला जाता है, आगे से फिर दूसरा बंदा लेके आता है, वो आगे चल लेके जाता है। तो वो पॉइंट चेंज हो गया। अभी आगे दूसरी गाड़ी में बैठ के, दूसरी गाड़ी में फिर उसने बंदे ज़्यादा कर दिए, 3 बंदे उसने पीछे डिग्गी में बिठा लिए। तो 5 बंदे पीछे, 5 नहीं बल्कि 6 बंदे पीछे सीटों पे, 3 बंदे ऊपर, 3 बंदे उनके पाँव में, और 6 बंदे बैठा लिए और एक आगे फ्रंट पे बैठा, एक फ्रंट पे भी नहीं, फ्रंट पे 2 बैठा लिए। तो फ्रंट में भी 2 बंदे बैठाए हुए हैं इस तरह, एक ऊपर बैठा हुआ है तो एक नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि वो कहता है कि सामने पुलिस है तो सामने नहीं नजर आना, पिछली सीटों वाले शीशे काले, उधर कोई मसला नहीं है। 3 नीचे पाँव में बैठे हुए हैं, 3 ऊपर ऐसे सीट के ऊपर टांगे इस तरह ना क्लोज करके बैठे हुए हैं। तो सफ़र भी 2-3 घंटे का सफ़र है, तो बहुत मुश्किल है। गाड़ी वो चला रहे हैं 200 की स्पीड से, 200 से तो स्पीड कम नहीं है। ऊपर से गर्मी है इतनी ज़्यादा है, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग ने सफ़र किया। वो सफ़र करते करते फिर हम लोग आगे निकले। तो 2 घंटे, तकरीबन 2-2.5 घंटे सफ़र करने के बाद फिर एक जगह पे वो रुके, जिस जब उस जगह का उस बंदे का जो है वो रास्ता क्लियर हो गया, जो हमें लेके वहाँ से आया था। आगे वाले बंदे को उसने भी बंदे देने। तो उस जगह पे हम लोग पहुँच गए। उस जगह उधर वो जो घर था ना, वो थोड़ा अच्छा था, उसमें हमें पानी मिला। पैसे तो वो लेते थे, लेकिन पानी ठंडा हमें मिल गया। हमने पैसे दिए, पानी ठंडा ले लिया। पानी पीने के बाद उधर हमें खाना भी मिला। तो खाना खाने के बाद फिर हम आगे वाले सफ़र पर रवाना हुए। तो इस पॉइंट से आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गया, मैंने पिछली वीडियो से भी मेरी वीडियो ये थोड़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे बताऊंगा कि आगे फिर हम उधर से आगे कब रवाना हुए, हमारे साथ आगे क्या हुआ। आगे फिर हम लोगों ने रात कौन से बाग में गुजारी, खजूरों का बाग था जिसमें हमने रात गुजारी थी, वहाँ पे क्या हुआ। फिर हम लोग तेहरान में कैसे पहुंचे, और फिर आगे जो माको वाला एरिया है वहाँ पे कैसे पहुंचे, तुर्की बॉर्डर पे। ये सारी कहानियाँ अगले एपिसोड में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर चाहिएगा, और अपने राय का इज़हार ज़रूर करें कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।